Good morning, students. This is Anand Shrivastava, humanities teacher, class 11C. Students, today we discuss the chapter number 4 of book Fundamental of Physical Geography. The name of the chapter is Distribution of Ocean and Currents. अब जब स्टूडेंट आप चैप्टर के फर्स्ट पैरा को देखेंगे तो वो क्लियरली आपको बताएगा कि हमारी अर्थ का एक रियल फैक्ट है, वो ये है कि हमारी अर्थ पर राउंड अबाउट 71% वाटर है और जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो लगभग 29% एरिया को ही कवर अप करते हैं। अब सारी जो कहानी है वो ये है कि इन कॉन्टिनेंट्स को आज हम 7 कॉन्टिनेंट्स के फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है। बट लेकिन एक टॉपिक है नीचे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर वो आपको बताएंगे कि सबसे पहले 1596 में एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मैप बनाया था और 3 कॉन्टिनेंट्स को एक साथ जोड़ा था। फिर उसके बाद एक अल्फ्रेड बेजनर नाम के मेट्रोलॉजिस्ट आए और उन्होंने इन सारी आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ रख करके देखा। देन इन 1912 बेजनर ने इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद एक नई थ्योरी दी और उस थ्योरी में उन्होंने बताया कि काफ़ी समय पहले हमारी अर्थ के ऊपर केवल एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया, और एक सुपर ओशियन हुआ करता था जिसका नाम था पेंथलासा। लगभग 200 मिलियन ईयर पहले ये सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया टूटना शुरू हुआ। अब ये क्यों टूटा? ये इसलिए टूटा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, ठीक है। अब जब ये टूटेगा तो टूट करके ये 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। उन दोनों पोर्शंस को हम लोग लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के नाम से जानेंगे। लॉरेशिया वो पोर्शन है जो आप एशिया और यूरोप में देखते हैं, और गोंडवाना लैंड आप वो मान सकते हैं जो आपके पास साउथ अफ्रीका का पोर्शन है। आपका इंडिया का पेनिसुलर पार्ट गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। नाउ आपको वो एक नया टॉपिक देगा, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो वो इसमें बताएगा कि जैसे साउथ अफ्रीका का वो वाला फेस आप देखिए जो अरेबियन सी की साइड है, और इंडिया का भी वो वाला फेस देखिए जो अरेबियन सी की साइड है। तो इन दोनों में आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। बुक के अंदर जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, और वो सिमिलैरिटीज़ क्यों मिलेंगी? क्योंकि जो इंडिया का पोर्शन है वो एक्चुअली साउथ अफ्रीका से ही टूट के आया हुआ है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। अब यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिया है वो एटलांटिक मार्जिन का दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने एक टॉपिक दिया है कि रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन। जब पूरे ओशन के अंदर उन्होंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो उन्हें ब्राज़ील के अंदर और वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर वैसी ही मिट्टी मिली जैसे कि 2 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर मिट्टी को नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्हें एक जैसी मिट्टी मिली जो इस बात की सबूत दे रही थी कि ये कॉन्टिनेंट कभी आपस में जुड़े हुए थे। अब अगर हम देखें तो आगे वो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में भी बात करेगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हमें मिली हुई हैं वहाँ से, गोंडवाना सिस्टम से या सदर्न हेमीस्फीयर के पोर्शन से, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है कि उन पत्थरों में क्या क्या अवयव हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो यूज़ हो रही हैं। देन वी टॉक अबाउट द प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट एक्चुअली में कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर गोल्ड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर देखें तो घाना जो है वो एक ऐसी जगह है साउथ अफ्रीका में जहाँ पर गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, बट लेकिन हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि घाना में गोल्ड बहुत ज़्यादा है कहाँ से। लेकिन अगर एक अमेजिंग बात आप देखें तो घाना जब पहले कहीं ब्राज़ील प्लेट्यू में जुड़ा हुआ था, वहाँ पर एक गोल्ड बेयरिंग वेन ब्राज़ील में ज़रूर पाई जाती है। तो इससे एक हमको मैसेज मिलता है कि भाई जब ब्राज़ील में घाना अटैच था उस टाइम में यहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट बहुत ज़्यादा रहे। देन दे टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। यू स्टडीड अबाउट द फॉसिल फ्यूल मिलियन ईयर अगो। जो हमारे क्या कहलाते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सब जो बरीड हो जाते हैं उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। और सपोज दैट साउथ अफ्रीका में जो आपको स्केलेटन्स मिल रहे हैं, जो फॉसिल्स मिल रहे हैं, अगर वैसे ही फॉसिल्स आपको इंडिया के पेनिसुलर पार्ट में मिलते हैं तो आप ये कह सकते हैं
कि भाई ये दो अलग अलग लोकेलिटीज़ में जो कि 5-5, 6-6 हज़ार किलोमीटर हैं, वहाँ पर एक जैसे फॉसिल्स कैसे मिल रहे हैं। बुक आपको एक एग्जांपल दे रही है कि द स्केलेटन ऑफ दीज, यहाँ पर वो लेमोरिया से, अगर आप मेसोरस से पढ़ना शुरू करें तो मेसोरस वॉज अ स्मॉल रेप्टाइल अडॉप्टेड टू सैलो ब्रैकिश वाटर। द स्केलेटन ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन 2 लोकेलिटीज़, द सदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड एराविर फॉर्मेशन ऑफ ब्राज़ील। और ये दोनों लोकेलिटी आपस में लगभग 5,000 किलोमीटर दूर हैं। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। नाउ अब बात करेंगे फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग की। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो आपके अर्थ के ऊपर प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ प्रेशर क्रिएट करती रहती हैं, वो यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं। इनके ऊपर टाइडल फोर्स भी वर्क करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करते हैं। और स्पेशली टाइडल फोर्स जब मून और सन एक ही कंडीशन में होते हैं तब और ज़्यादा तेज़ी से वर्क करते हैं। और ये जो हैं इन प्लेट्स की मूवमेंट को हम कहें एग्जेगरेट करने का काम करते हैं। अगर हम पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ को देखें तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट फॉर ऑल continental drift most of the evidence was collected from the continental areas in the form of distribution of flora and fauna और deposit like tilling। तो ठीक है, ज़्यादातर जानकारी हमें जो मिल रही है वो फ्लोरा फना से ही मिल रही है। बच्चों हम आपको जानकारी के लिए एक और बात बता दें कि जो आपको मेन वाला लॉइन है जिसको हम बब्बर शेर बोलते हैं वो एक्चुअली आपको गिर फॉरेस्ट इंडिया में मिलता है या साउथ अफ्रीका में मिलता है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि इंडिया भी कभी साउथ अफ्रीका ही पार्ट था। अब कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ऑर्थर होम्स इन 1930 डिस्कस दैट द मेंटल portion these currents are generated due to the radioactive element causing thermal differences in the mental portion. Such currents are entire mental portion. This was attempt to provide explanation for the issue of force. Now मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, जब आप ओशन फ्लोर को मैप करने निकलेंगे तो आपको ओशन के अंदर भी कई सारे वॉल्केनिक एरप्शंस मिलेंगे, वहाँ पर कई अलग अलग तरह के पत्थर मिलेंगे। इसके अलावा आपको इक्वी डिस्टेंस भी मिलेंगे और भी कई चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी जो आप मेजर कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज़ ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके लिए उन्होंने यहाँ पर आपको एक मैप दिया हुआ है। तो मैप में जो उन्होंने वो एक इरेगुलर लाइन दिखाई हुई है जो कि आपके सामने दिख रही है, जो काफ़ी सारी लाइन जो है अबव द सी भी है और कुछ बिलो द सी है। इसमें आप सेपरेट पोर्शंस को देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल स्लोप भी दिया हुआ है, एवरेज डेप्थ भी दी हुई है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स भी दिए हुए हैं। अब हम बात करें कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की, सो दीज फॉर्म अ ट्रांजिशन बिटवीन continental source and deep sea basin. They include continental shelf, deep oceanic trenches. Of these deep oceanic trenches are the areas where the considerable interest in so far as the distribution. Then we talk about the abyssal plain. These are extensive plain that lie between the continental margin and mid oceanic ridge. अब मिड ओशियनिक रिज एक वो एरिया है जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है, जहाँ पर आपको एक माउंटेन मिल सकता है, वहाँ पर आपको कई सारी अलग अलग तरह से एक्टिविटीज़ होते हुए मिल जाएंगी। सो दिस फॉर्म द इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ द माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशियन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट सबमर्ज्ड अंडर द ओशियनिक वाटर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम at crest, fractionalized plateau and flank zone along its length. The rift system at the crest is the zone of intense volcanic activity. और यहाँ पर काफ़ी वॉल्केनोज आते रहते हैं, अर्थक्वेक होता रहता है। इसके बाद बाकी का बचा हुआ टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।